A very warm welcome to all of you dear students। अब आपका सेमेस्टर 3 का इंटरनल ऑलरेडी हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी या फैसला लेगी। तो तब तक हम लोग वेट नहीं करेंगे और सेमेस्टर 4 की हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो उसी में आपका एक पेपर है सेमेस्टर 4 में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। इसके साथ साथ दो और भी पेपर है आपके, एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ है और दूसरा है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है। तो उस पर हम बाद में आएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से, कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक्चुअल में होता क्या है और किस तरह से डिफरेंट थ्योरीज़ दी गई, ये सब हम सारा कुछ पढ़ेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट थ्योरी है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। और ये जो दिया गया था ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और जो फर्स्ट आपका काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइज्ड थ्योरी आप बोलिएगा तो ये एडम स्मिथ का ही थ्योरी था। इसके पहले मर्केंटलिस्ट वगैरह की भी थ्योरी आई थी, जिसको मैं बाद के वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। लेकिन हम जानेंगे कि ये एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो क्या बोलती थी, किस प्रकार से व्यापार होगा। तो ये जो थ्योरी थी वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए थी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आखिरकार क्यों किया जाना चाहिए, आखिरकार दो देश व्यापार में क्यों इंगेज करते हैं। तो आपको मालूम है कि हर देश के पास हर तरह का फैक्टर ऑफ इंडोमेंट्स नहीं है, हर तरह के संसाधन नहीं है। कोई देश जो है वो श्रम प्रधान होता है, मतलब वहाँ पे श्रम बहुल है, बहुत सारा लेबर आपको मिल जाएगा। और बहुत सारा जो देश है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, पूंजी प्रधान होता है, मतलब वहाँ पे उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं। कुछ देशों के पास श्रम ज़्यादा है। तो जब हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वस्तुओं के निर्माण करने समय हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास श्रम भी हो, हमारे पास पूंजी भी हो और वो वाजिब मात्रा में हो, जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि, या फिर सपोज कीजिए कोई दो देश हैं तो कहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कहीं पे किसी कॉस्ट प्रोडक्शन कम होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जिसको हम हिंदी में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बोलते हैं, उनका ये मानना था कि जो व्यापार किया जाता है वो व्यापार जो है आपका काइंड ऑफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो श्रम का उत्पादन का दर है, मतलब जो श्रम की उत्पादन की जो क्षमता है उसमें अंतर होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एक लेबर है किसी कंट्री में, तो अगर वो एक लेबर 90 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है तो दूसरे देश में वही, मतलब वहाँ का जो लेबर है उसी कमोडिटी को एक लेबर जो है वो 70 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से एक श्रम जो है, एक श्रमिक जो है, उसकी उत्पादकता में अंतर होता है अलग अलग देशों में। और इसी वजह से बोला गया है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि दो देशों के बीच में व्यापार किया जाना चाहिए। तो आपका जो मेन रीज़न था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, तो उसका रीज़न यही था कि दो देशों के जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता में अंतर है और इसी वजह से दो देश व्यापार करते हैं। तो इसी सिलसिले में जो एडम स्मिथ थे, क्लासिकल्स में उनको इकोनॉमिक्स का फादर भी बोला जाता है एडम स्मिथ को। तो जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी उसने सबसे प्रथम पहली बार जो है एक ऑर्गेनाइज्ड थ्योरी दिया इंटरनेशनल ट्रेड का। और इस थ्योरी को हम जानते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के नाम से, जिसको कि आप हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। तो एडम स्मिथ की थ्योरी क्या कहती है, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी, किस प्रकार से व्यापार किया जाना चाहिए दो देशों के बीच में। इसका आकलन एडम स्मिथ किस प्रकार से करते हैं ये हम अब पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आपका कंसंट्रेशन इधर बना रहना चाहिए और कोशिश कीजिए कि कोई वीडियो डालते हैं तो उसको अंत तक आप देखने का प्रयास कीजिए। तो एडम स्मिथ के हिसाब से जो व्यापार होता है उस व्यापार में व्यापार होने का कारण, मतलब दो देशों के बीच में व्यापार होने के कारण जो है वो निरपेक्ष लागत में अंतर है। उनके हिसाब से जो एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब जो निरपेक्ष लाभ है
उसमें अंतर होता है, जिसकी वजह से दो देशों के बीच में व्यापार किया जाता है। और ये जो निरपेक्ष लाभ है, वो निरपेक्ष लाभ वो श्रम की उत्पादकता में मापते हैं। तो एडम स्मिथ के हिसाब से कोई दो देश हैं, तो जिस कमोडिटी के उत्पादन में, जिस वस्तु के उत्पादन में एक देश को निरपेक्ष लागत लाभ मिलेगा, उसका वो निर्यात करेगा, और जिसमें उसको हानि होगी उसका वो आयात करेगा। आगे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि निरपेक्ष लागत लाभ और निरपेक्ष लागत हानि क्या होती है। लेकिन बाय द टाइम आप ये ध्यान में रखिए कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ व्यापार तब होगा जब एक देश को किसी एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो रही है और उस वस्तु के उत्पादन में दूसरे देश को निरपेक्ष लाभ हो रहा है, और दूसरे वस्तु के उत्पादन में दूसरे देश को लाभ हो रहा है और फर्स्ट वाले देश को हानि हो रही है। तो इस टाइप का जहाँ पे दो कमोडिटीज़ बन रही हैं और उस दो कमोडिटीज़ में एक कंट्री को एक में हानि हो रही है, एक में लाभ हो रहा है, और दूसरे कंट्री को दूसरे में लाभ हो रहा है, दूसरे में हानि हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि जिसमें हानि हो रही है उसका वो आयात करेगा, और जिस वस्तु के उत्पादन में लाभ हो रहा है, उसको निरपेक्ष लागत लाभ हो रहा है, उस वस्तु का वो निर्यात करेगा। तो इस प्रकार से आपका व्यापार दो देशों के बीच में होता है। और एडम स्मिथ का कहना था कि जो व्यापार होता है वो विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है। तो ये विशिष्टीकरण क्या होता है? तो जब दो देशों के बीच में व्यापार होगा, दो देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका श्रम का बाज़ार है वो बड़ा हो जाता है। मतलब श्रम जो है वो श्रम बाज़ार जो है वो बड़ा हो जाता है, बाज़ार का विस्तार होता है। और जब बाज़ार का विस्तार होता है तो जो श्रमिक है उस श्रमिक का विशिष्टीकरण होता है, उसकी कैपेसिटीज़ का स्पेशलाइजेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स जिसको हम बोलेंगे। मतलब कि जो जिस काम में दक्ष है उसको वही काम मिल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि लागत लाभ जो है जिसमें आपका ज़्यादा है उसको आप निर्यात कीजिएगा, और जिसमें हानि हो रही है उसको आपको आयात करना है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका लेबर है वो उसी चीज़ पर फोकस करता है बनाने में जिस चीज़ में उसको लाभ हो रहा है, तो उसकी क्षमता जो है वो स्पेशलाइज्ड हो रही है, केंद्रित हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं कि जो लेबर है उनका विशिष्टीकरण हो रहा है, मतलब किसी खास वस्तु के उत्पादन में वो स्किल्ड हो रहे हैं, और जिसमें उनकी क्षमता ज़्यादा है उसका वो उत्पादन ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो इसको हम स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो एडम स्मिथ का मानना है कि जब दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उससे बाज़ार की सीमा जो है उसमें विस्तार होता है, और बाज़ार की सीमा में विस्तार होने के कारण जो श्रमिक है उसका विशिष्टीकरण होता है। मतलब कि आपका जो लेबर है वो स्पेशलाइज्ड होता है प्रोडक्शन में, श्रम जो करता है वो विशिष्ट रूप से श्रम करता है, और किसी खास वस्तु के उत्पादन में उसकी दक्षता जो है वो और उसकी बढ़ जाती है दक्षता बनाने में। तो एडम स्मिथ के हिसाब से व्यापार करने से ये लाभ होते हैं। अब आप बोलिएगा कि आखिरकार व्यापार होता ही क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया कि क्यों होता है, लेकिन इसको और सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि व्यापार क्यों होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक दर्जी है और एक मोची है। तो दर्जी जो है वो कपड़ा सिलता है, मोची जो है वो जूता बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि दर्जी को केवल कपड़े की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत नहीं है, और जो मोची है उसको केवल जूते की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो जो दर्जी है उसको जूते की भी ज़रूरत है, और इसी प्रकार से जो मोची है उसको कपड़े की भी ज़रूरत है। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में जब वो एक दूसरे से आदान प्रदान करेगा वस्तु का, तभी तो उसको लाभ होगा। तो इसीलिए एडम स्मिथ कहते हैं कि दो देशों को चाहिए कि वो एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करें जिसमें उनको लाभ हो, मतलब उस चीज़ का निर्यात करें जिसमें उसको कि लाभ हो, और जिसमें उनको हानि हो रही हो उस चीज़ का वो आयात करें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया दर्जी का और मोची का, अब दर्जी जो है वो निपुण किस में है? वो कपड़ा सिलने में निपुण है, और लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो जूते बनाना भी शुरू कर दे, तो उसको जूते बनाने में ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उसके लेबर का विशिष्टीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसमें स्किल्ड नहीं है। इसी प्रकार से अगर मोची चाहेगा कि वो कपड़े सिले तो ठीक है, हो सकता है कि वो सिल ले, लेकिन उसको ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ही एडम स्मिथ बोलते हैं कि नहीं, इससे बेहतर है कि हम
इसका व्यापार कर ले, मतलब जो दर्जी है वो जूता मंगवा ले और जो मोची है वो कपड़ा मंगवा ले, ठीक है। तो ये चीज़ होता है और एडम स्मिथ की जो थ्योरी है वो इसी को बोलती है। इससे मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ जो है वो मिलता है एक देश एक दूसरे देश को। तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एडम स्मिथ की थ्योरी के हिसाब से दो देशों के बीच में व्यापार तभी संभव होगा जब एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में लाभ हो रहा हो और दूसरे में हानि हो रही हो, मतलब और दूसरे देश को दूसरे वस्तु के उत्पादन में लाभ हो रहा हो और एक में उसको हानि हो रही हो। मतलब कि जब लागत में निरपेक्ष अंतर होता है तभी व्यापार संभव है। अगर लागत में निरपेक्ष अंतर नहीं होगा तो व्यापार संभव नहीं होगा। एडम स्मिथ के हिसाब से मान लीजिए यदि दो कंट्री हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और यदि इंडिया को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ हो तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में व्यापार नहीं होगा, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। अगर इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री हैं तो एडम स्मिथ के हिसाब से एक वस्तु के उत्पादन में भारत को लाभ होना चाहिए और दूसरे वस्तु के उत्पादन में पाकिस्तान को लाभ होना चाहिए, और इसी तरह से एक वस्तु के उत्पादन में भारत को हानि होनी चाहिए और दूसरे वस्तु के उत्पादन में पाकिस्तान को हानि होनी चाहिए। तो ये जब इस टाइप का सिचुएशन बनता है जहाँ पे आपको एक वस्तु के उत्पादन में लाभ मिल रहा है और दूसरे में हानि मिल रही है, तो फिर व्यापार किया जाता है दो देशों के बीच में। तो एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी उसके हिसाब से आपको फर्स्ट चीज़ जो दिमाग में रखना है वो है कि व्यापार के लिए ज़रूरी है कि वस्तुओं के बीच में निरपेक्ष अंतर हो, ठीक है। मतलब कि वस्तुओं के लागत में निरपेक्ष अंतर हो, और वस्तुओं के लागत में जब निरपेक्ष अंतर होता है तब व्यापार संभव हो पाता है एडम स्मिथ की थ्योरी के हिसाब से। तो इसको हम डिराइव भी करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये लागत लाभ क्या होता है, हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको कहा कि व्यापार तभी संभव है जब दो देशों के बीच जो निरपेक्ष लागत है उसमें अंतर हो। इसको हमें इस प्रकार से समझिए। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें मैंने लिखा है कि माना कि दो देश जो ए और बी हैं और दो वस्तु एक्स तथा वाई का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों देशों की लागत दशाएं निम्न निम्न हैं। तो यहाँ पे प्रति इकाई उत्पादन लागत मैं लिख रहा हूँ और जो प्रति इकाई है वो श्रम घंटे में है। मतलब कि एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए एक जो श्रमिक है वो कितना घंटा लेता है, जो श्रमिक है वो कितना घंटा में उस वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन लागत हम किस चीज़ में बता रहे हैं, घंटे में बता रहे हैं कि इतना श्रम घंटा लगता है। मतलब एक श्रमिक जब काम कर रहा है तो उसको एक वस्तु बनाने में कितना टाइम लगता है, उसमें हम उत्पादन लागत को माप रहे हैं। तो दो देश हैं, एक देश है ए, एक देश है बी, और इसमें जब एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है देश ए में तो उसको लगता है 100 आवर्स, मतलब 100 घंटा उसको एक्स बनाने में लगता है कंट्री ए को, और वाई बनाने में उसको 200 आवर्स लगता है, 200 घंटे लगते हैं। इसी प्रकार से एक और देश है देश बी, जिसको कि एक्स वस्तु के उत्पादन में 200 घंटा लगता है और वाई वस्तु के उत्पादन में उसको 100 आवर्स लगता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों ही देशों का जो श्रम घंटा है, जो श्रम का जो आवर्स है, जो लेबर आवर्स है, उसमें डिफरेंस है अलग अलग वस्तुओं के लिए। जैसे देश ए की बात करें तो ये एक्स वस्तु का उत्पादन 100 घंटे में ही कर देती है और वाई वस्तु का उत्पादन 200 घंटे में करती है। इसी प्रकार से जो कंट्री बी है वो एक्स वस्तु का उत्पादन करने में उसको 200 घंटे लग जाते हैं और वाई वस्तु का उत्पादन करने में उसको केवल 100 आवर्स लगते हैं। तो ये जो आपकी सारणी है, ये जो टेबल है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स वस्तु का उत्पादन है, जब एक्स वस्तु का जो उत्पादन है उसमें जो कंट्री ए है उसको ज़्यादा बढ़त हासिल है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि देश बी को जिस चीज़ को बनाने में 200 घंटा लग रहा है उस चीज़ को जो कंट्री ए है वो मात्र 100 घंटे में बना देती है। मतलब एक्स वस्तु के उत्पादन में जो कंट्री ए है वो ज़्यादा निपुण है। इसी प्रकार से जब वाई की हम बात करेंगे तो जब वाई गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो कंट्री ए है उसको 200 घंटे लगते हैं वाई गुड्स बनाने में, वहीं जो कंट्री ए है कंट्री बी है उसको मात्र 100 घंटे लगते हैं। मतलब आधा
टाइम लगता है उसको। तो जब एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो कंट्री ए जो है वो 100 घंटे में बना देती है, और जो वाई वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो कंट्री बी 100 घंटे में बना देती है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कंट्री ए है उसको एक्स वस्तु के उत्पादन में बढ़त है, और कंट्री बी को वाई वस्तु के उत्पादन में बढ़त है। इतना हम देख रहे हैं, मतलब कि एक्स वस्तु को बनाने में कंट्री ए दक्ष है, और बी वस्तु को बनाने में वाई वस्तु को बनाने में कंट्री बी दक्ष है। तो ये जो आपको टेबल था ये व्यापार के पहले का था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये दोनों देश जो हैं वो क्या करेंगे, चूँकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स वस्तु में ए निपुण है और वाई वस्तु में बी निपुण है। तो हमने आपको क्या बोला था कि जिस वस्तु के उत्पादन में लाभ होगा उस वस्तु का वो निर्यात करेगा कंट्री। तो यहाँ पे इसको एक्स वस्तु के उत्पादन में लाभ हो रहा है क्योंकि ये 100 घंटे में ही बना देता है। इसको वाई बनाने में 200 आवर्स लगता है 100, और एक्स बनाने में 100 घंटा ही लगता है। इसी प्रकार से कंट्री बी को एक्स बनाने में 200 घंटा लगता है और इस वाई बनाने में केवल 100 घंटा लगता है। तो हम देख रहे हैं कि कंट्री ए को एक्स के उत्पादन में लाभ है और कंट्री बी को वाई के उत्पादन में लाभ है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस वस्तु के उत्पादन में लाभ होगा, निरपेक्ष लाभ होगा किसी कंट्री को, उस वस्तु का वो निर्यात करेगा। मतलब जो कंट्री ए है वो एक्स वस्तु बेचेगी बी को, और जो कंट्री बी है वो वाई वस्तु बेचेगी कंट्री ए को। तो इस प्रकार से व्यापार जो है वो प्रारंभ होता है। तो हम एक और टेबल यहाँ पे देखते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे वस्तु एक्स का उत्पादन लिया है, और पहला जो कंडीशन है वह व्यापार के पूर्व, मतलब कि जब व्यापार नहीं हो रहा था, और फिर व्यापार के पश्चात, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए, जब व्यापार नहीं हो रहा था तो कंट्री ए जो है क्या कर रही थी, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी एक्स का, ओके, 100 श्रमिक लेबर के साथ। और एक कंट्री के पास कितना लेबर है, आप देख रहे हैं कि 100 घंटा इधर और 200 घंटा इधर, मतलब 300 घंटा है ए के पास और 300 घंटा है बी के पास भी। तो 300 घंटे से ही उत्पादन करना है उनको। तो उसमें से जब व्यापार नहीं होता था तो 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी व्यापार के पूर्व, है ना। मतलब 100 घंटे लेबर से एक इकाई एक्स का प्रोडक्शन किया जा रहा था जब व्यापार नहीं हो रहा था तो ए के द्वारा। और जो कंट्री बी है वो क्या कर रही थी, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी 200 यूनिट लेबर के द्वारा। तो टोटल प्रोडक्शन कितना था, टोटल प्रोडक्शन जो था वो 2 यूनिट था, ठीक है। और वस्तु वाई का उत्पादन पे आ जाइए। वस्तु का वाई का भी उत्पादन क्या कर रही थी, 200 यूनिट मतलब लगा के 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी कंट्री ए, और 100 यूनिट लगा के 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी कंट्री बी। मतलब वस्तु वाई का भी जो उत्पादन था दोनों कंट्री का अगर हम मिला दें तो 2 यूनिट था। तो जब व्यापार नहीं हो रहा था तो 2 यूनिट का उत्पादन एक्स का भी हो रहा था दोनों कंट्रियों का मिला के, और वाई का भी उत्पादन, वस्तु वाई का भी उत्पादन 2 यूनिट का ही हो रहा था। अब जब व्यापार होना शुरू हो जाता है दोनों देशों के बीच में, और जो कंट्री ए है, जो देश ए है वो क्या करता है कि कंट्री बी, जो देश ए है वो वस्तु वाई का उत्पादन को छोड़ देता है क्योंकि उसमें उसको हानि हो रही है, उसको 200 घंटे लग जाते हैं बनाने में। इसलिए कंट्री ए क्या बोलता है कि हम केवल एक्स का उत्पादन करेंगे। और इसी प्रकार से कंट्री बी क्या बोलता है, कंट्री बी बोलता है कि चूँकि हमको एक्स बनाने में 200 घंटा लग जाता है और वाई बनाने में हमको केवल 100 ही घंटा लगता है, तो कंट्री बी जो है वो एक्स का उत्पादन छोड़ देता है। तो इस प्रकार से कंट्री ए जो है वो वाई का उत्पादन छोड़ देता है और कंट्री बी जो है वो एक्स का उत्पादन छोड़ देता है, और बोलते हैं कि हम एक दूसरे से खरीद लेंगे। तो व्यापार करना वो प्रारंभ कर देते हैं। तो जब व्यापार करना प्रारंभ कर देंगे तब क्या होगा, देखिए, कंट्री ए के पास कितना लेबर था, कंट्री ए के पास था तो 300 घंटा लेबर। मतलब वो जब 1 यूनिट एक्स बनाता था 100 घंटे में और 1 यूनिट वाई बनाता था 200 घंटे में, मतलब उसके पास 300 यूनिट लेबर था। इसी प्रकार से कंट्री बी जो है उसके पास भी 300 यूनिट लेबर था, कंट्री बी के पास भी, है ना। तो दोनों के ही पास, कंट्री ए के पास भी 300 यूनिट लेबर था जब व्यापार नहीं कर रहा था, और कंट्री बी के पास भी 300 यूनिट लेबर था।
तो अब क्या हो रहा है, व्यापार के पश्चात क्या कर रहा है, चूंकि कंट्री ए ने गिव अप कर दिया वाई का प्रोडक्शन, अब वो केवल एक्स के प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है। तो उसके पास चूंकि 300 यूनिट लेबर था, तो उस 300 यूनिट लेबर से वो 3 यूनिट एक्स बना रही है, ठीक है। और कंट्री बी जो है वो एक्स का उत्पादन नहीं कर रही है, क्योंकि वो उसके लिए मुनासिब नहीं था, क्योंकि वो उसको हानि दे रहा था। तो इसलिए अब जब व्यापार हो रहा है तब कंट्री ए 3 यूनिट एक्स बना रही है और कंट्री बी जो है वो एक भी यूनिट एक्स नहीं बना रही है। लेकिन उसके बावजूद जो टोटल प्रोडक्शन है दोनों कंट्रीज़ का एक्स का, वो कितना आ रहा है, 3 यूनिट आ जा रहा है। और जब व्यापार नहीं हो रहा था तो कितना था, 2 ही यूनिट था। इसी प्रकार से वस्तु वाई का उत्पादन में कंट्री बी को ज़्यादा बढ़त हासिल था, तो कंट्री बी ने क्या किया, वाई पे फोकस किया और उसके पास 300 श्रम घंटे थे, 200 श्रम घंटे इधर वाले एक्स बनाने के और 100 श्रम घंटे वाई बनाने के। तो 300 श्रम घंटे वाई के पास भी थे, मतलब कंट्री बी के पास भी थे। तो कंट्री बी ने क्या किया, कंट्री बी ने वाई के उत्पादन पर फोकस कर दिया। तो जब कंट्री वाई वस्तु वाई का उत्पादन कर रही है तो उस केस में क्या हो रहा है कि ए जो है वो गिव अप कर चुका है, वो वाई नहीं बना रहा है, तो वो 0 बना रहा है। और जो कंट्री बी है वो 3 यूनिट बना रही है अपने रिसोर्सेज से। तो जब व्यापार नहीं हो रहा था दोनों एक एक यूनिट बना रहे थे, और जो व्यापार हो रहा है तो ये 0 बना रहा है, ये 3 बना रहा है, लेकिन फिर भी टोटल जो है वो 3 हो रहा है, जो कि 2 से ज़्यादा है। तो हम दोनों ही केस में देख रहे हैं कि एक्स वस्तु का उत्पादन जो था वो व्यापार जब नहीं हो रहा था तो 2 ही यूनिट था, और जो व्यापार हो रहा है तो 3 यूनिट हो है। इसी प्रकार से वाई वस्तु के उत्पादन में भी जब व्यापार नहीं हो रहा था तो 2 यूनिट था, और जब व्यापार हो रहा है तो 3 यूनिट है। तो जो कुल उत्पादन है एक्स और वाई का, तो 2 और 2 कितना हुआ, 4 था। और जब व्यापार होने लगा तो 3 और 3 6 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं, एकदम ईजिली देख पा रहे हैं कि जो वस्तुओं का उत्पादन है वो व्यापार के कारण एक्स का भी और वाई का भी दोनों का ही बढ़ गया। तो अब क्या करेगा, अब चूंकि आपका आराम से कंट्री ए को क्या चाहिए, कंट्री ए जो है वो इतना वस्तु एक्स का 2 यूनिट अपने पास रखेगा और ये 1 यूनिट किसको दे देगा, कंट्री बी को दे देगा कि लो तुम रख लो, पहले भी तुम 1 ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। और इसी प्रकार से वाई वस्तु का जो कंट्री बी है वो 1 यूनिट कंट्री ए को दे देगी और 2 यूनिट अपने पास रखेगी। तो इस प्रकार से जो कंट्री ए है उसके पास 3 यूनिट सामान आ गया और कंट्री बी के पास भी 3 यूनिट सामान आ गया, जो कि पहले जब व्यापार नहीं हो रहा था तो दोनों के पास 1 यूनिट ये था और 1 यूनिट ये था, तो 2-2 यूनिट ही था दोनों के पास। तो व्यापार करने के पश्चात कंट्री ए और कंट्री बी दोनों को लाभ होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि व्यापार करने से दोनों ही देशों को लाभ होता है एडम स्मिथ के हिसाब से। तो जो एग्ज़ाम्पल था, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, उस एग्ज़ाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 2 देश जिनको एक वस्तु के उत्पादन में लाभ था और दूसरे में हानि हो रही थी, जब व्यापार करते हैं तो इससे इनके लिए, मतलब दोनों ही देशों के लिए वो अच्छा होता है। क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम्पल में आप देखें कि जो कंट्री ए है वो अपने 100 यूनिट के साथ 1 एक्स बना रहा था और 200 यूनिट ऑफ लेबर के साथ 1 यूनिट वाई बना रहा था, मतलब उसका प्रोडक्शन 2 ही यूनिट था। इसी प्रकार से कंट्री बी का भी 200 यूनिट उसको एक्स बनाने में लगता था और 100 यूनिट लगता था वाई बनाने में, तो मतलब वो भी उत्पादन 2 ही यूनिट कर पा रहा था अपने 300 यूनिट लेबर के साथ। लेकिन जब व्यापार होता है, जब कंट्री ए छोड़ देती है बनाना वाई को और कंट्री बी जो है वो एक्स को बनाना छोड़ देती है, तो उसके पास श्रमिक कितना है, 300 घंटा श्रम उसके पास अवेलेबल है 100 यूनिट एक्स बनाने का और 200 यूनिट वाई बनाने का कंट्री एक्स के पास, और कंट्री बी के पास 200 यूनिट एक्स बनाने का और 100 यूनिट वाई बनाने का। तो 300 यूनिट दोनों ही के पास अवेलेबल है लेबर। तो कंट्री ए क्या करती है, छोड़ देती है वाई को बनाना, और कंट्री बी जो है वो एक्स को बनाना छोड़ देती है। तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि अब 300 यूनिट चूँकि बचा हुआ है और फोकस कर रहा है कंट्री ए किस पे, एक्स बनाने पे, और कंट्री बी जो है वो वाई बनाने पे। तो 300 यूनिट जब लेबर है उससे 3 यूनिट बना पा रहा है सामान अब कंट्री ए, और कंट्री बी जो है वो 3 यूनिट वाई बना पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि व्यापार करने से दोनों ही देशों को लाभ हो रहा है, क्योंकि 3 यूनिट एक्स जब बन गया कंट्री ए में तो 2 यूनिट अपने पास रखेगी, 1 यूनिट
निर्यात कर देगी कंट्री बी को। इसी प्रकार से कंट्री बी जो है वो 2 यूनिट वाई अपने पास रखेगी, 1 यूनिट वाई दूसरे देश को दे देगी, उसके बाद भी उसको लाभ है। तो एडम स्मिथ का मानना था कि जब दो देशों के लागत सिद्धांत में अंतर होता है, निरपेक्ष लाभ में अंतर होता है दो वस्तुओं के उत्पादन में, तो उस केस में दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एडम स्मिथ की थ्योरी क्या थी। अब आगे जो आपका है उसमें हम जो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत लाभ का सिद्धांत था उसको हम देखेंगे, जो कि ये डील करता है कि ये तब क्या होगा जब एक ही देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ हो। तो उसका जो इसका क्रिटिसिज्म भी था ये एडम स्मिथ की थ्योरी का, कि ये एक ही देश को अगर दोनों वस्तुओं में लाभ हो रहा हो उत्पादन में, तो उस केस में क्या होगा, इसको डील नहीं करते थे एडम स्मिथ, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। और उसके बाद फिर रिकार्डो जो है वो एक नई थ्योरी लेकर आए, और उसका हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।